नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर फर्स्ट होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि रहने वाला है, जिसको आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, मतलब यह है कि 2025 में ना शिक्षण अभिरुचि के आप लोगों के विषय में ना जितने प्रकार की क्वेश्चन पूछा गया था उन सभी प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो आप लोगों का ना 2025 से लेकर के 2016 तक की जितने भी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये आइडिया लग सकेगा कि जो एग्ज़ाम है ना, मतलब प्री डीलेट एंट्रेंस एग्जाम में ना किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके पैटर्न को हम लोगों को पता चल जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और किसी भी एग्ज़ाम का ना अगर दिला रहे हो ना तो उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपको ये आइडिया लगेगा, ये पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, कैसा कैसा टाइप से, और कहाँ कहाँ से प्रश्न उठाने का ना उनका तरीका होता है, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोगों को पता होगा ना कि 2025 में ना क्या हुआ था, जो पैटर्न है वो पूरी तरह से चेंज हुआ था क्वेश्चन पूछने का। अधिकतर जो था ना वो शिक्षण अभिरुचि के विषय में लगभग लगभग ना 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन में लगभग कूट में प्रश्न पूछा गया था। तो उसी प्रश्न को हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। और आप लोगों को ट्राई करना है ना कि फर्स्ट में ना मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, आप लोगों का इसका आंसर जो रहेगा वो विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताते हुए चलूँगा। लेकिन खुद से पहले ट्राई करने की आप लोगों को कोशिश करना है। ठीक है, हो सके ना तो देखो आज जो क्वेश्चन होगा ना वो पूरा स्क्रीन पर आप लोगों का ना दर्शाया नहीं जाएगा, मतलब पूरा ना एक ही स्क्रीन पर नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा मैनेज आप लोग कर लीजिएगा ऊपर नीचे करके। ठीक है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो तो आ जाएगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेट में है। तो इसी वजह से क्या है, इसी वजह से थोड़ा सा हो सकता है पूरी स्क्रीन पर ना है ना, तो ऊपर नीचे करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, आप लोगों का जो शिक्षण अभिरुचि का जो विषय है ना वो प्रश्न क्रमांक 91 से शुरू होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये नहीं लेना कि एक से शुरू होता है, एक से शुरू नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 91 से शुरू होगा और लगभग 80 तक की वो जाएगा, क्योंकि सीडीपी का आप लोगों को पता होगा कि 30 क्वेश्चन पूछा जाता है 30 नंबरों का। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं। और आप लोगों को ना 5 से 7 सेकंड का टाइम दूंगा इस प्रश्नों के बीच में, और आप लोगों को खुद से आंसर लेना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है ना 2025 में मैंने भी ना ऐसी प्रैक्टिस के लिए ना ये जो प्री डिलेट एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर है ना वो भी दिया था, तो उसी में से ना ये क्वेश्चन जो है वो लाया हूँ। और इसमें ना सारे में टिक इसीलिए मारा हूँ क्योंकि देखो मेरा एग्जाम दिलाने का एक छोटा सा अगर आप लोगों को पैटर्न बताऊँ ना, तो मैं एग्जाम जब दिलाता हूँ तो कैसे करता हूँ, मैं ना क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद ना एक छोटा सा टिक मारता हूँ। जैसे आप देखो इस सारे में डॉट डॉट नजर आ रहा है ना, तो इसी प्रकार से छोटा छोटा ऐसे ना जिसको आंसर मेरे को लगता है बेटर है ना, तो पहले मैं एक छोटा सा टिक मार लेता हूँ डॉट में, ताकि मेरे को पता चल जाए कि इसका आंसर ये है। और उसके बाद जो राइट मारा हूँ ना, तो मैं क्या है, जब आंसर की आया था ना तो मैं क्या किया था, इस आंसर की को मिलाया था मैं कि कौन सा सही है। तो आपको बताने के लिए मैं चारों ऑप्शन में क्या क्यों टिक मार दिया हूँ, ताकि आप लोगों को आंसर जो है वो शुरुआती में पता ना चले। ठीक है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 91 को सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं। आप अभिकथन ऐस करके दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। सामाजिक व्यावसायिक रुचि वाले लोग सीखने या पढ़ने में मदद के लिए दूसरों के साथ काम करना पसंद करते हैं। कारण आर करके दिया है, इसको पढ़िए। वे अक्सर एकांत कार्य वातावरण की ओर आकर्षित होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, एस और आर दोनों सत्य है और आर एस की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी को पढ़िए, एस और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एस की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी, एस असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो आपको ना ये जो एस और आर दोनों कथन कारण को पढ़ना है और उसके बाद सही आंसर लेना है। ऐसे ही प्रश्न जो है ना वो प्रैक्टिस के माध्यम से आप लोग करेक्ट कर पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले आप बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, एस सत्य है लेकिन आर असत्य है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 51 को ध्यान से पढ़िए, मैं आप लोगों को सरल तरीके से समझाऊंगा। अभिकथन एस करके दिया है, सामाजिक व्यावसायिक रुचि वाले लोग सीखने या पढ़ने में मदद के लिए दूसरों के साथ काम करना पसंद करते हैं।
तो जो लोग ना सामाजिक व्यावसायिक कार्य करते हैं वो अगर किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हो, किसी चीज़ में आपको रुचि है, तो जो जो उसमें एक्सपर्ट है उसके पीछे आप करोगे ना जी काम, उसके अंडर आप काम करना पसंद करोगे ना, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कारण आर करके दिया है, वे अक्सर एकांत कार्य वातावरण की ओर आकर्षित होते हैं। तो अगर आप किसी कार्य को सीखना चाहते हैं तो उस जो सीखे हुए जो लोग हैं, एक्सपर्ट है, उसके अंडर में काम करोगे तो उससे मदद लोगे ना जी। तो एकांत में कैसे रहोगे आप ये बताओ, अगर आप सीखने वाले रहोगे तो इसीलिए कारण आर जो है ना वो गलत हो जाएगा और केवल अभिकथन एस जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी एस सत्य है, लेकिन कारण आर जो है ना वो असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हो तो जो व्यक्ति उस कार्य में एक्सपर्ट है उसके अंडर में आप रह करके कार्य करना ना सीखोगे, तो जब उसके अंडर में कार्य करना सीखोगे, उसके साथ रह करके दूसरे लोगों के साथ रह के कार्य करोगे, तो आप एकांत में कैसे रहोगे, कैसे वातावरण को एक्सेप्ट करोगे आप, नहीं होगा ना। तो इसीलिए कारण आर जो है इसमें गलत हो जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों का ना जो आंसर है वो थोड़ा छोटा छोटा नजर आएगा, वजह ये है कि ये पूरी तरह से बहुत लॉन्ग फॉर्मेट में इसका क्वेश्चन है, तो इसी वजह से आपको छोटा छोटा नजर आ सकता है। आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा इसको आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 52 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण अधिगम संबंध के संबंध में स्वीकार्य प्रस्तावों का प्रतिनिधित्व करता है? अपना उत्तर इंगित करने के लिए सही कोड चुनिए। तो आपको अलग अलग ये जो है ना 1 से लेकर के 6 तक की कथन दिया है, तो आपको इसको पहले पढ़ना है। पहला को पढ़िए, जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो शिक्षक असफल होता है। दूसरा को पढ़िए, प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होना चाहिए। तीसरा को पढ़िए, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। चौथा को पढ़िए, शिक्षण के बिना अधिगम नहीं हो सकता। पांचवा, एक शिक्षक पढ़ाता है लेकिन सीखता भी है। छठवां, वास्तविक अधिगम का तात्पर्य रटकर सीखना है। अब आप लोगों को ना ये अलग अलग कोड में दिया है, तो कोड में क्या दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से ना चारों ऑप्शन को देखना है और कौन सा इसमें सही है आप लोगों को ये बताना है। थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज तो करना होगा जी, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पूरा स्क्रीन में ऐसे करके दिखाने का। तो छोटा है लेकिन मैनेज कर लीजिए आप लोग, ठीक है इसको, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो है वो बहुत लॉन्ग में है, इसी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा क्या है ऐसे छोटा छोटा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा आज के इस सवाल पे ना मैनेज कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ना इससे जो क्वेश्चन करेंगे 2024 का है उसमें थोड़ा सा कम कोट में पूछा है, तो उसमें आप लोगों को अच्छे से नजर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के इस क्वेश्चन में मैनेज कर लीजिए, आपको केवल सही कथन चुनना है, जो सही सही है उसको, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले अगर आप लोग प्रश्न को पढ़ोगे ना तो प्रश्न में क्या बोला है, तो प्रश्न में बोला है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण अधिगम संबंधों के संबंध में स्वीकार्य प्रस्तावों का प्रतिनिधित्व करता है? अपना उत्तर इंगित करने के लिए सही कोड का चुनाव करें। तो आप लोगों को ना अलग अलग कोड दिया है, इसका चुनाव करना है, ठीक है। तो देखो ये जो प्रश्न में बोला है एकदम इसको ध्यान से एकदम रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये जो अलग अलग कथन दिया है ना केवल इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और आप लोगों को एक चीज़ मैंने समझाया है, सीडीपी में खास तौर से अगर आप प्रश्न और आंसर हल कर रहे हो ना तो आप एक शिक्षक के रूप में सोचना है, अपने आप को उस जगह में रखना है कि मैं वास्तविकता में एक शिक्षक हूँ और उसके बाद उसका आंसर देना है। तो ध्यानपूर्वक जो जो पॉजिटिव है केवल उसको ही आप लोगों को लेते हुए चलना है। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़ो, जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो शिक्षक असफल होता है। तो ये तो सही ही ना होगा जी। मान के चलो किसी कक्षा में बच्चा अगर फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो वो गलती किसका होगा? छात्र का बिल्कुल भी नहीं होता है, वो शिक्षक का होता है। जिस प्रकार से शिक्षक पढ़ाएगा उसके अनुसार जो बच्चा है ना वो अपना प्रदर्शन करता है। तो अगर किसी परीक्षा में छात्र असफल होगा तो शिक्षक की वो असफलता है। तो ये पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, तो पहला ऐसे लिख दिया। दूसरा को पढ़िए, प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होना चाहिए। तो जब शिक्षक पढ़ाता है तो शिक्षक का पढ़ाने का उद्देश्य अधिगम होता है, सीखना होता है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग होता है, सीखना होता है। तो जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ या आप किसी को भी पढ़ाओगे तो उसका उद्देश्य क्या होगा? लर्निंग होता है, सीखना होता है। तो ये दूसरा भी इसमें क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा को पढ़िए, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है।
तो सीखने के बिना शिक्षण क्या हो सकता है, हो सकता है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अधिगम का मतलब सीखना होता है, सीखने के बिना शिक्षण हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। खेल खेल के माध्यम से कैसे नहीं होता है जी, आप लोगों को पता है ना, तो वो भी हो सकता है। तो ये तीसरा भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा चौथा को देखो, शिक्षण के बिना अधिगम नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षण के बिना अधिगम नहीं हो सकता बोलता है, तो पढ़ाने के बिना कोई सीख नहीं सकता क्या? मान के चलो अगर कोई स्कूल नहीं गया है तो क्या वो सीख नहीं सकता क्या? तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, चौथा नहीं लेना है। उसके अलावा पांचवा को देखो, एक शिक्षक पढ़ाता है लेकिन सीखता भी है। तो कोई भी शिक्षक जब पढ़ाता है ना तो वो सीखता है अपने आप में। कई छात्र तो शिक्षकों को सिखाता है, शिक्षक है वो छात्र को सिखाता है। तो एक शिक्षक जो है वो पढ़ाता तो है लेकिन सीखता भी है, लर्निंग भी करता है। तो ये भी क्या होगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें तीसरा भी करेक्ट हो जाएगा और पांचवा भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा छठवां को पढ़िए, वास्तविक अधिगम का तात्पर्य रट कर सीखना है। तो सीखने का तात्पर्य रट करके सीखना बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 1, 2, 3 और 5 इसमें क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी को देखो, 1, 2, 3 और 5 इसमें करेक्ट हो जा रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को ना क्या करना है, पढ़ते हुए चलना है ध्यानपूर्वक आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 53 को ध्यान से पढ़िए। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली को डिजाइन करने में शिक्षार्थी विशेषताओं के किस समूह को सहायक माना जा सकता है? नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प का चुनाव करें। तो आपको बताना है ऑप्शन ए, विषय के संबंध में शिक्षार्थियों का पूर्व अनुभव। दूसरा, शिक्षार्थी के पारिवारिक मित्र के पारिवारिक संबंध। तीसरा, विषय के संबंध में शिक्षार्थियों की योग्यता। चौथा, छात्र की भाषाई पृष्ठभूमि। पांचवा, निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने में छात्रों की रुचि। और छठवां, छात्र का प्रेरक उन्मुखीकरण। उसके बाद आप लोगों को अलग अलग कोड करके दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इन सारे ऑप्शन को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद क्या है, खुद का जो आंसर है वो लेना है। तो यहाँ से आप लोग ना ध्यानपूर्वक ये जो ना आप लोगों को कोड में 6 अलग अलग दिए उसको पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को ये दिए गए ऑप्शन में से आंसर लेना है। तो क्या इसका आंसर होगा, आपको बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1, 3, 4 और 6 जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 53 को ध्यान से पढ़िए। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली को डिजाइन करने में शिक्षार्थी विशेषताओं के किस समूह को सहायक माना जा सकता है? नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चुनाव करें। तो सबसे पहले 6 अलग अलग आप लोगों को थ्योरी दिया था, इसके बेस पर आप लोगों को बताना था कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए ध्यानपूर्वक इसके ऑप्शन को देखते हैं, मतलब इसमें जो कूट में दिया है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला को पढ़िए, विषय के संबंध में शिक्षार्थियों का पूर्व अनुभव। तो देखो, कोई भी विषय तैयार करने के लिए, अब कोई भी विषय को बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसका डिजाइन करने के लिए शिक्षार्थियों के जो पूर्व अनुभव है उसको देखना पड़ता है। तो ये इसमें पहला वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा को देखो, शिक्षार्थी के पारिवारिक मित्र के पारस्परिक संबंध। ये बताओ आप लोग, कोई भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, किसी प्रकार के टेस्ट वगैरह लोगे तो उसको तैयार करने के लिए छात्र का पारिवारिक संबंध और मित्र को देखोगे क्या? नहीं ना देखोगे, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा को देखिए, विषय के संबंध में शिक्षार्थी की योग्यता। तो ये आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग कभी ना बच्चों का टेस्ट लोगे तो टेस्ट लेने से पहले उसकी योग्यता को देखोगे कि वो किस लेवल से पढ़ा है, क्या क्या जानता है, क्या नहीं जानता है, तो ये तो देखना जरूरी है। तो तीसरा भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा चौथा देखो, छात्र की भाषाई भूपृष्ठ। तो छात्र की जो भाषाई जो पृष्ठभूमि है उसको भी देखना जरूरी होता है ना जी, कि वो कैसा कैसा जानता है, क्या क्या जानता है, क्या नहीं जानता है, इन सारी चीज़ों का। तो ये चौथा भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा पांचवा को देखो, निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने में छात्र की रुचि। तो ये बात आप लोग मुझे बताओ, कोई टेस्ट वगैरह आप लोग ले रहे हो, कुछ क्या कर रहे हो, कोई जो शिक्षण अधिगम मतलब कोई सिलेबस आप लोग तैयार कर रहे हो, तो उसका ड्रेस कोड का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, ये देखोगे क्या? नहीं ना देखोगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके अलावा छठवा देखो, छात्र को प्रेरक उन्मुखीकरण। तो
प्रेरक उन्मुखीकरण का मतलब ये होता है मोटिवेशन जी, मोटिवेशन। तो देखो कोई भी विषय को तैयार करने के लिए छात्रों को क्या करोगे, या टेस्ट लेने के लिए उनको मोटिवेट करोगे ना कि तुम दिला सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम में ये काबिलियत है। तो ये सारा चीज़ को क्या है, मोटिवेशन करने की भी ज़रूरत है। तो इसीलिए पहला करेक्ट हो जाएगा, उसके अलावा तीसरा करेक्ट हो जाएगा, और उसके अलावा चौथा करेक्ट हो जाएगा, और छठवां करेक्ट हो जाएगा। और ये सारे ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 53 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर से तीसरा आप लोगों के लिए कूट वाला प्रश्न है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल ये आएगा कि सर आपने जब पढ़ा रहा था ना थ्योरी क्लास हम लोगों को, तो एकदम ही आपने तो इस प्रकार के कूट में नहीं पढ़ाया है। तो एक चीज़ आप लोगों को मैं अपने प्रत्येक क्लास में बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। कूट में जो इस प्रकार के प्रश्न होता है ना, वो पहले से किसी भी बुक में लिखा हुआ नहीं रहता है। जो एग्जामिनर होता है, क्वेश्चन पेपर छांटने वाला होता है ना, वो अपने से घुमा करके क्वेश्चन को खुद डिज़ाइन करता है, खुद बनाता है। पहले से कोई भी बुक में लिखा हुआ या जो बोलोगे ना कूट में रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। और मैं खुद बताऊँ ना, तो मैं खुद क्या करता हूँ, मैं खुद आप लोगों को अलग अलग बुक को रेफरेंस लेकर के आपको पढ़ाता हूँ। तो ऐसा कोई भी नहीं रहता जो बुक में पहले से ही कूट वाला क्वेश्चन जो है वो तैयार रहे। कूट वाला जो क्वेश्चन मिलता है केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है ना, उसी में से ही मिलता है। पहले से कूट वाला क्वेश्चन नहीं रहता है, चाहे वो आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक ले लो, नहीं रहता है। तो इसीलिए आप लोग ये सोचोगे ना कि मैं आप लोगों को कूट वाला क्वेश्चन कराऊँ या कूट वाला क्वेश्चन क्यों नहीं कराता हूँ, तो कैसे करा पाऊँगा जी, उन लोग खुद से तैयार करते हैं। और आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग जो टॉपिक को पढ़ते हो ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा है वो कलेक्ट करने की आप लोगों को कोशिश करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ना उस टॉपिक से लेना है जिस टॉपिक को आप लोग पढ़ रहे हो, तभी अच्छे से इस प्रकार के कूट वाले सवाल को बना सकते हो। और सीडीपी में खासतौर से आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक आप लोगों को समझना है, रटना नहीं है आप लोगों को। क्योंकि रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। कूट वाली जो प्रश्न है अभी के लेवल में ज़्यादा पूछा जा रहा है, समझोगे, एक शिक्षक के रूप में सोचोगे तो आराम से बना पाओगे। सारे के सारे आपके समझ पर आधारित है, कोई भी एकदम टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए अब पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 54 को अब ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए कार्य को उस उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए जो व्यावसायिक रुचियों की पहचान और विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आपको ना ये अलग अलग कूट में दिया, उसके आधार पर आंसर लेना है। सबसे पहला कूट को ध्यान से पढ़िए। विभिन्न करियर विकल्प का अनुभव या शोध के माध्यम से अन्वेषण करना। दूसरा, व्यक्तिगत ताकत, मूल्य और रुचियों की पहचान करना। तीसरा, चुने गए व्यावसायिक क्षेत्र के लिए आवश्यक शिक्षा या कौशल प्राप्त करना। चौथा, क्षेत्र में पेशेवर की सलाह या मार्गदर्शन प्राप्त करना। पांचवा, पिछले अनुभव और उपलब्धियों पर विचार करना और प्राथमिकताएं निर्धारित करना। अब आप लोगों को ना नीचे में ना कूट में करके दिया गया है, इसमें से आप लोगों को छांटना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा, आपको ना अलग अलग कूट के आधार पर लेना है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, ये जो ना कूट में है उसको देखो और पढ़ो, और उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को आंसर लेना है। आप लोगों को क्या करना है, देखो आप लोगों को ना केवल इसमें पॉजिटिव जो जो आंसर सही है ना, वो आप लोगों को लेना है। एक शिक्षक के रूप में सोचना और उसी आधार पर आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ एक से लेकर के कि पहले ध्यान से देखो कौन कौन सा पॉजिटिव में आंसर है, मतलब सही है। एक भी अगर आपको नेगेटिव लगता है तो उसे आप लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा पहले। तो प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो आप लोगों को ना प्रश्न क्रमांक 54 में बोला है कि आप लोगों को ना सीरीज वाइज आप लोगों को जमाना है। और प्रश्न क्रमांक 54 में क्या बोला है, नीचे दिए गए कार्यों को उस उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए जो व्यावसायिक रुचियों की पहचान और विकास के लिए क्या है, उपयुक्त है। व्यावसायिक रुचि मतलब ये बोला है कि जब आप लोग ना अपना किसी प्रकार के काम को पकड़ोगे, व्यवसाय को पकड़ने के लिए जाओगे ना, मतलब आपकी जिसमें रुचि होगा उसको पहले क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें क्या करना है, सीरीज वाइज आप लोगों को जमाना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, किसी प्रकार के अगर कार्य करना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अपनी रुचि को देखोगे ना जी। तो सबसे पहला दूसरा जो इसमें होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो व्यक्तिगत ताकत, मूल्य और रुचि की पहचान करना।
तो आप किसी कार्य में करना चाहते हो कोई भी कार्य को, तो अपनी रुचि का सबसे पहले पता करोगे कि नहीं, कि आप में कौन से क्षेत्र में जाने की रुचि है, किसमें आप लोगों का सबसे अच्छा लगता है वो कार्य को करने के लिए, और अपना ताकत अपना मूल्य को पहचानोगे और रुचि को क्या करोगे, पता करोगे कि कहाँ आप जाना चाहते हो, कौन से फील्ड को चयन करते हो। तो सबसे पहला ये आ जाएगा इसमें, तो इसको क्या करोगे, फर्स्ट करोगे। उसके अलावा दूसरा में क्या करोगे, दूसरा में आप लोग पिछले अनुभव और उपलब्धियों पर विचार करना और प्राथमिकताएं निर्धारण करोगे। मतलब यह है कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, अपना रुचि को जाना, और रुचि को जानने के बाद अपने पिछला जो अनुभव है उसको देखोगे और उपलब्धि को देखोगे, और उपलब्धि पर देखने के बाद उसका विचार करके प्राथमिकताएं उसका निर्धारण करोगे। तो ये क्या होगा, इसमें दूसरा हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा में क्या आएगा, तो तीसरा में विभिन्न कैरियर विकल्प का अनुभव का क्या करोगे, शोध करोगे और चयन करोगे, और उसके बाद क्या करोगे, उसके मध्य अन्वेषण करोगे। तो ये तीसरा विकल्प में आ जाएगा। कैसे, तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने सबसे पहला अपना रुचि को पहचाना। रुचि को पहचानने के बाद क्या करोगे, अपना जो पिछला अनुभव है और उपलब्धि है उसको जांचोगे कि मेरा क्या क्या अनुभव और उपलब्धि है, ये कर लिया। उसके बाद तीसरा में देखो, करियर जो जो विकल्प है उसको आप लोग क्या करोगे, शोध करोगे, और उसके अलावा विभिन्न अनुभव को देखोगे, उसके माध्यम से अन्वेषण करोगे अपने करियर विकल्प का। तो ये तीसरा हो जाएगा। उसके बाद चौथा में कौन सा आएगा, तो क्षेत्र में पेशेवरों की सलाह या मार्गदर्शन प्राप्त करना। तो ये चौथा हो जाएगा। मतलब आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में जो भी पहुंच चुका है, जो भी एक्सपर्ट है, उससे क्या करोगे, आप मार्गदर्शन लोगे और सलाह लोगे कि आप कैसे पहुंचे हो, मैं कैसे पहुंच सकता हूं। तो ये चौथा हो जाएगा। और उसके अलावा अंतिम में क्या होगा, चुने गए व्यावसायिक क्षेत्र के लिए आवश्यक शिक्षा या कौशल प्राप्त करोगे। मतलब यह है कि जो जिन लोगों ने ना उस क्षेत्र में पहुंच जाएंगे उनसे आप सलाह लोगे, और सलाह लेने के बाद क्या करोगे, सलाह लेने के बाद आप ना जो व्यवसाय क्षेत्र के लिए आप चुने हो उसके लिए जो जो आपकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है वो लोगे, और जो जो कौशल जो प्राप्त करना है वो प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से कौन सा आंसर होगा जी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो इसी प्रकार से ना सीरीज जमाव वाला आएगा। तो आप लोगों को इसमें कोई भी पहले से पढ़ करके रखने की आवश्यकता नहीं है। अपना जो माइंड सेट है ना, अपना जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसको यूज़ करते हुए आप लोगों को चयन करना है इस प्रकार के जो आंसर क्वेश्चन होगा उसमें, ठीक है। तभी इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या कर सकते हो, ला सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आप पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 55 को आप ध्यान से पढ़ते हैं। जॉन हॉलैंड का सिद्धांत क्या था। ऑप्शन ए, लोगों का इष्टतम करियर उनके माता पिता जैसे ही होता है। ऑप्शन बी, कामकाजी लोगों के 6 व्यक्तित्व होते हैं जो 6 कार्य वातावरणों में मिल जाते हैं। ऑप्शन सी, लगभग 1/6 आबादी प्रशासनिक नौकरियां के लिए डिजाइन की गई है जबकि बाकी श्रम के लिए बेहतर है। या ऑप्शन डी, नौकरी की खुशी का व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं है, केवल आय और प्रतिष्ठा से है। तो आपको इसमें बताना था कि जॉन हॉलैंड का सिद्धांत क्या है इसमें से। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, एटलीस्ट गेस तो कीजिए, फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कामकाजी लोगों के 6 व्यक्तित्व होते हैं जो 6 कार्य वातावरणों में मिल जाते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, जॉन हॉलैंड का सिद्धांत क्या है बोला है, तो जॉन हॉलैंड ने ना 1959 में ना एक विकसित करियर का चयन के लिए क्या किया था, जॉन हॉलैंड ने एक सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत में उसने ये कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को ना उसके मन मुताबिक, उसके इच्छा मुताबिक जिस फील्ड में वो जाना चाहता है उसके मुताबिक अगर उसको ना करियर मिलता है, नौकरी मिलता है ना, तो वो गुणवत्तापूर्ण अनुरूप होता है। मतलब गुणवत्तापूर्ण वो जो कार्य है उसको करने में उसका मन लगता है, वो अच्छे से कर पाता है, बारीकी से ना उसका जो मन है वो लग पाता है। तो इसी पर क्या किया था, जॉन हॉलैंड ने ना सिद्धांत दिया था अपना एक। तो ये आप लोगों को याद रखना है, जॉन हॉलैंड का जो सिद्धांत है वो, ठीक है। और ये 2025 में पूछा गया प्रश्नों में से एक प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अधिकतम आप लोग देखोगे ना तो टोटल इसमें 30 प्रश्न पूछा गया था, और 30 प्रश्न में लगभग लगभग ना जो 20 प्रश्न है वो टोटल कूट में पूछा गया है। मात्र 10 प्रश्न ही ऐसे आपको मिलेगा जो नॉर्मल टाइप से पूछा गया है। क्योंकि आप लोगों को बताओ ना, इस 2025 में क्या किया गया था, खासतौर से इसके पैटर्नों को पूरी तरह से बदल दिया गया था। क्यों, क्योंकि अधिकतर लोग इसमें फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो अभी का जितने भी व्यापम का अब एग्जाम आ रहा है वो कूट आधारित पूछा जा रहा है, पैटर्न पूरी तरह से चेंज होते जा रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को डीप पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी होते चला जा रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 56 को आप ध्यान से पढ़िए। आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति को भीतर से प्रेरणा प्रदान करती है, आंतरिक अभिप्रेरणा में कौन सा संबंधित नहीं है।
ऑप्शन ए चिंता, ऑप्शन बी उपलब्धि की आवश्यकता, ऑप्शन सी आकांक्षा स्तर या ऑप्शन डी प्रशंसा। तो प्रश्न क्रमांक 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी प्रशंसा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति को भीतर से प्रेरणा प्रदान करती है। आंतरिक अभिप्रेरणा का कौन सा संबंधित नहीं है? तो कौन जो संबंधित नहीं है बोला ना वो ऑप्शन नंबर डी प्रशंसा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और क्यों होगा? क्योंकि देखो आंतरिक अभिप्रेरणा बोला है मतलब अंदर से आपको मोटिवेशन कब मिलता है? तो अंदर से मोटिवेशन जब आप लोगों को किसी चीज़ को लेकर के चिंता होता है ना, तब आपको मोटिवेट लगता है कि नहीं एग्ज़ाम अभी मात्र 1 महीना दूर है, ज़्यादा अभी मैं पढ़ा नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा भी क्या है पढ़ा हूँ, बाकी सिलेबस अभी बाकी है। तो आपको क्या होगा अंदर से मोटिवेशन लगेगा चिंता के माध्यम से, तो आप क्या करोगे मोटिवेट होकर के पढ़ने लगोगे। तो ये इसका आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा उपलब्धि की आवश्यकता, तो आपको ना उपलब्धि की आवश्यकता होगा। मान के चलो अभी आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद एग्जाम दिलाओगे, जब आपका अच्छा रैंक आएगा तो आप क्या होगा आपकी उपलब्धि की आवश्यकता होगा। आप लोगों को नीड है ना जी कि आपको अच्छा नंबर मिले, तो ये भी आपको क्या करता है अंदर से मोटिवेट करता है, आंतरिक अभिप्रेरणा दिलाता है। उसके अलावा आकांक्षा स्तर, आपका जो आकांक्षा स्तर है मतलब आपकी जो नीड है ना वो आपको जो चाहिए तो वो आपकी क्या होगा आकांक्षा है कि मेरे को ना अच्छे से ना गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो ये भी आप लोगों को क्या करता है आंतरिक अभिप्रेरणा करता है, मतलब अंदर से आपको मोटिवेट करता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत नहीं आता बोला है ना, संबंधित नहीं है, वो प्रशंसा नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रशंसा जो है ना वो आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 56 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 57 को ध्यान से पढ़िए। थार्नडाइक के सीखने के प्रमुख नियम में से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी तत्व प्रबलता का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम या ऑप्शन डी सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो प्रश्न क्रमांक 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है तत्परता का नियम इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में से कौन सा संबंधित है? तो एक चीज़ आप लोगों को ये बता दूं, व्यापम के द्वारा ना ऑप्शन नंबर ए को लिया गया है। लेकिन अगर आप लोग ना अच्छे से अगर की सीडीपी को पढ़े होंगे ना थार्नडाइक के सीखने के नियम को, तो थार्नडाइक ने मुख्यतः 3 प्रकार के नियम बताया था सीखने के लिए। सबसे पहला तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा अभ्यास का नियम। लेकिन देखो इसमें तत्परता का नियम भी दिया है और प्रभाव का नियम भी दिया है, तो इसको ना ये जो क्वेश्चन है वो विलोपित होना चाहिए था, लेकिन व्यापम ने विलोपित नहीं किया है। इसमें क्या है दोनों ऑप्शन को दे दिया गया है, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम भी, तो इसमें से होना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं लिया गया, ये मेरे को भी नहीं पता। जब इसका आंसर की आया था ना तो ऑप्शन नंबर ए को ही इसमें करेक्ट ले लिया गया था, लेकिन अब पता नहीं कैसे और क्यों नहीं किया गया था। लेकिन अगर आप लोग ना इसको पढ़ोगे ना थार्नडाइक के सीखने के नियम को, तो थार्नडाइक ने सीखने के प्रमुख 3 प्रकार के नियम बताए, 3 नियम दिए हैं। सबसे पहला जो दिया था वो तत्परता का नियम दिया था, दूसरा प्रभाव का नियम दिया था और तीसरा अभ्यास का नियम दिया था। तो 3 प्रकार के नियम दिया था, इसमें केवल एक ही को देना चाहिए था, इसमें दो दो ऑप्शन को दे दिया, अगर ए को ले लिया गया। तो बहुत लोग ना इसमें कंफ्यूज थे और बहुत लोग ना 2025 में जब इसका एग्जाम दिलाए थे तो मेरे को कमेंट करके भी पूछे थे कई लोग, और हम लोगों ने भी इसको पढ़ाया था ना आप लोगों को, ये जो थार्नडाइक के नियम है उसको, तो ये तीनों आया था। अब ये पता नहीं व्यापम के द्वारा ऑप्शन ए को लिया गया, तो आप लोग भी ए को ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 58 को ध्यान से पढ़िए, निर्देश करके आप लोगों को दिया, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित अभिकथन एस और तर्क आर के लिए सही विकल्प चुनिए। अभिकथन एस करके दिया है उसको पढ़िए। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध व्यवहार से है। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन कर उसे उत्तम बनाती है। तर्क आर करके दिया है उसको पढ़िए। धर्म और धन के द्वारा जीवन में उन्नति की जाती है। ऑप्शन ए एस और आर दोनों सही हैं और आर एस की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी एस और आर दोनों सही हैं परंतु आर एस की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी एस सही है परंतु आर गलत है, या ऑप्शन डी एस गलत है परंतु आर सही है। दोनों को पढ़ो और इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है। तो
तो प्रश्न क्रमांक 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, एस सही है परंतु आर गलत है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 58 में ना एस और आर करके क्या दिया था, कथन दिया था, और इसके आधार पर ऑप्शन बोला था। तो सबसे पहले ना जो अभिकथन एस है उसको पढ़िए। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध व्यवहार से है। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन कर उसे उत्तम बनाता है। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा ना जी। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध किससे है, व्यवहार से है, ये करेक्ट हो जाएगा। और शिक्षा मानव व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करके क्या करता है, उसको उत्तम बनाता है। तो ये पूरी तरह से पॉजिटिव वे में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। एस जो कथन है वो। आर कैसे गलत होगा ये जान लो। धर्म और धन द्वारा जीवन में उन्नति की जाती है। तो ये बताओ, शिक्षा में हमेशा धर्म को लाओगे क्या या धन को लेकर के आओगे का? नहीं लेकर के आओगे ना। धर्म अलग है, धन अलग है। जीवन में उन्नति के लिए क्या आवश्यकता है जी, और धर्म की आवश्यकता है क्या या धन की आवश्यकता है क्या? धन की होता है परंतु एक सीमित तक की होता है। मेन जो मानव व्यवहार का जो होता है ना और उसका बिहेव का होता है, उसका ज़्यादा रोल होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। धर्म और धन एक अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये जो अभिकथन ऐसा है वो करेक्ट हो जाएगा, और आर जो है ना तर्क जो दिया है वो गलत हो जाएगा इसमें। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, खासतौर से शिक्षा में ना धर्म को बीच में लेकर के आपको नहीं लाना, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 59 को ध्यान से पढ़िए। व्यावसायिक रुचियों को विकसित करते समय निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है? ऑप्शन ए, इंटर्नशिप और स्वयंसेवी कार्य के साथ प्रयोग करना। ऑप्शन बी, विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति पर शोध करना। ऑप्शन सी, नौकरी बाजार की मांग पर विचार किए बिना केवल व्यक्तिगत शौक पर ध्यान केंद्रित करना। या ऑप्शन डी, सलाहकारों या करियर परामर्शदाताओं से परामर्श करना। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 59 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी, नौकरी बाजार की मांग के विचार किए बिना केवल व्यक्तिगत शौक पर ध्यान केंद्रित करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो व्यावसायिक रुचियों की विकसित करने समय तो व्यावसायिक रुचियों को विकसित करते हुए समय निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है बोला है। व्यावसायिक अभिरुचि मतलब यह है कि जब आप अपना करियर का चुनाव करते हो ना तो उस समय क्या क्या ध्यान आप लोगों को रखना नहीं चाहिए, ये बोला है इसमें। कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है बोला है। तो जो चीज़ प्रभावी नहीं होगा ना, जो चीज़ गलत होगा व्यावसायिक अभिरुचि को ध्यान रखने के लिए, वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नौकरी बाजार की मांग पर विचार किए बिना केवल व्यक्तिगत शौक पर ध्यान केंद्रित करना, इसमें क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। जो मार्केट में नीड है, जिसकी ज़रूरत है, उस पर आप विचार किए बिना आपका जो शौक है उस पर थोड़ी ना ध्यान केंद्रित करके वो करोगे जी। तो ये इसमें क्या होगा, ये इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या बोला है, प्रभावी नहीं है बोला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट वाला जो 60 वाला जो प्रश्न है ना वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेट में है, इसीलिए ना आपका व्हाट्सअप ग्रुप में इसको डाल दूंगा, तो वहाँ से ना इसका आंसर को देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, शो करने में भी थोड़ा सा लेट लगने वाला है, तो इसीलिए इसका आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 61 को पढ़ते हैं। और प्रश्न क्रमांक 60 को आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि देखो वो जो है ना वो स्क्रीन पर आ ही नहीं रहा है। वो जो क्वेश्चन है इतना ज़्यादा है, एक पेज में पूरा वो क्वेश्चन आया था, जो आप लोग देखोगे तो। और वो जो क्वेश्चन है ना वो आउट ऑफ सिलेबस भी आया था, वो सिलेबस में आपके नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को ना उसमें आंसर दे दूंगा ना अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 61 को पढ़ते हैं। शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में कुछ खास तरह के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुरूप किसी कौशल को सीखते हैं, वह शिक्षण कहलाता है। ऑप्शन ए, औपचारिक शिक्षण। ऑप्शन बी, अनौपचारिक शिक्षण। ऑप्शन सी, निरौपचारिक शिक्षण। या ऑप्शन डी, प्रासंगिक शिक्षण। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक शिक्षण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में कुछ खास तरह के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुरूप किसी कौशल को सीखते हैं, वह शिक्षण कहलाता है। तो शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी जो है ना वो अनुशासनात्मक वातावरण मतलब ना कक्षा में रहते हुए, स्कूल में रहते हुए कुछ खास तरह के जो नियम और सिद्धांत के अनुरूप कोई कौशल सीखता है, कोई स्किल को सीखता है, तो वो क्या कहलाएगा? तो अगर आप ना नियम कायदा कानून में रहकर किसी कौशल को सीखोगे तो वो औपचारिक शिक्षा ही ना कहलाएगा जी। हैं तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चौथा विषयों की समानता और पांचवा अध्ययन की विधियां। तो आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 62 को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो इसमें बोला है अधिगम स्थानांतरण के उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारकों को क्रमबद्ध कीजिए। अधिगम स्थानांतरण मतलब ना, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखने को जो चीज़ प्रभावित करता है, मतलब प्रभावित करता है, उनको क्या करना है, क्रमबद्ध वाइज हमको जमाना था। तो सबसे पहले इसमें करेक्ट जो होगा वो क्या होगा, सी पहले आ जाएगा, सामान्यीकरण। उसके बाद दूसरा में जो आएगा वो ए हो जाएगा, अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग, ये हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा में जो होगा वो समझदारी हो जाएगा। उसके अलावा चौथा में जो होगा वो विषयों की समानता हो जाएगा। और उसके अलावा अंतिम में जो आएगा वो अध्ययन की विधियाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करना था, आप लोगों को सीक्वेंस वाइज जमाना था। और व्यापम के द्वारा ना प्रश्न क्रमांक 62 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी को लिया गया है। तो इसीलिए हम भी क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक बी को ही करेक्ट लेते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अभी का जो आप लोगों को बताया था ना कि जो ना लगभग 20 क्वेश्चन जो वो पूरी तरह से कूट में पूछे, 10 ही क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा जो सिंपल फॉर्मेट में पूछा गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 63 को ध्यान से पढ़िए। यदि छात्र के प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति धीमी और बाद में प्रयासों में उसकी गति तीव्र हो जाती है, इसके फलस्वरूप शिक्षण वक्र तेजी से ऊपर उठता है, शिक्षण वक्र कहा जाता है। ऑप्शन ए समान निष्पादन वक्र, ऑप्शन बी वर्धमान निष्पादन वक्र, ऑप्शन सी ह्रास निष्पादन वक्र या ऑप्शन डी एस आधारित वक्र या ऑप्शन डी एस आकारीय वक्र। तो प्रश्न क्रमांक 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी वर्धमान निष्पादन वक्र इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि छात्र के प्रारंभ के प्रयास में सीखने की गति धीमी और बाद के प्रयास में उसकी गति तीव्र हो जाती है, इसके फलस्वरूप शिक्षण वक्र तेजी से ऊपर उठता है, शिक्षण वक्र कहा जाता है। तो आपको बता दूं, हम लोग ना जब पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को ना, तो हम लोगों में क्या होता है, जब शुरुआती में जब बालक पढ़ता है ना तो उसकी सीखने की जो गति है ना वो क्या चलता है, यहाँ से शुरू होकर के एकदम धीमी धीमी चलते रहता है और बाद में एकदम तीव्र गति से सीधा इस प्रकार से क्या करता है, पढ़ने लगता है। तो सीधा ना जो गति होता है ना वो धीमी चलता है, बाद में एक ही बार क्या होता है, तेज गति से उसकी सीखने की जो गति है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की जो निष्पादन वक्र होगा वो कैसा होगा, तो वो वर्धमान निष्पादन वक्र हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की जो डायग्राम बनेगा वो क्या होगा, वर्धमान निष्पादन वक्र कहलाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अलग अलग इसमें क्या है दिया गया है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 64 को ध्यान से पढ़िए। पियाजे के अनुसार बच्चों का ज्ञान खाली स्थान और खाली स्थान की प्रक्रिया से बढ़ता है। पहला करके इसमें कूट में दिया गया है आत्मसात, दूसरा अनुकूलन, तीसरा मचान, चौथा समायोजन, पांचवा अनुप्रयोग। नीचे दिए गए विकल्प को चुनिए करके बोला है। ऑप्शन ए केवल ए और बी, ऑप्शन बी केवल सी और ई, ऑप्शन सी केवल ए और डी या ऑप्शन डी केवल बी और सी। तो प्रश्न क्रमांक 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी ए और डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पियाजे के अनुसार बच्चों का ज्ञान खाली स्थान और खाली स्थान की प्रक्रिया से बढ़ता है। तो पियाजे के अनुसार जो बच्चों का ज्ञान है ना वो सबसे पहले आत्मसात करने से क्या होता है, बढ़ता है। और उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद ना समायोजन से बढ़ता है। और आप लोगों को अपने थ्योरी क्लास में आत्मसात क्या होता है और समायोजन क्या होता है बताया था ना मैंने। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बारे में अभी भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आत्मसातकरण का मतलब यह है कि कोई बालक ना कोई नई जानकारी प्राप्त करता है ना तो उस जानकारी को अपने अनुभव के आधार पर जो पुराना ज्ञान है ना, मतलब पुरानी जानकारी है उसमें हूबहू उसमें फिट कर लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, तो वो क्या कहलाता है,
आत्मसात्करण कहलाता है। जैसे मान के चलो पहली बार ना कोई बालक है वो गाय को देखेगा, उसके बाद सेम टू सेम अगर किसी और कहीं भैंस को देखेगा तो वो भी क्या मानेगा, वो भी गाय है। क्यों मानेगा? क्योंकि वो चार पैर उसका भी है, वो भी सेम टू सेम दिखता है, भले ही वो चाहे काला दिखे चाहे वो सफ़ेद दिखे, तो वो क्या होगा, वो सेम टू सेम एक्सेप्ट कर लेता है कि वो भी गाय है बोल करके, तो सेम उसको एक्सेप्ट कर लेना आत्मसात्करण कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। उसके अलावा समायोजन क्या होता है ये भी थोड़ा सा आप लोग जान लो। समायोजन का मतलब ये होता है कि जब उसको पुराना ज्ञान होता है ना और नए ज्ञान में क्या करता है, उसको रिप्लेस कर लेता है, बदल लेता है। कैसे? तो अभी जस्ट आप लोगों को बताया ना कि एक बालक जो है सबसे पहले गाय को देखेगा क्योंकि उसका चार पैर है, बाद में वो काला वाला भैंस को देखेगा और देखने के बाद क्या करेगा, वो भी समझेगा कि ये जो है ना वो भी गाय ही होगा। लेकिन जब ना कोई उसको बताएगा कि नहीं ये भैंस अलग होता है, गाय अलग होता है, और दोनों के अंतर को जब वो जानेगा ना कि गाय अलग होता है, भैंस अलग होता है, दोनों में स्पष्ट अंतर कर लेगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, उसमें समायोजन कहलाता है, क्योंकि वो समायोजित कर लेता है कि ये अलग है और वो अलग है कर करके, तो ये इसमें समायोजन होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी को ही करेक्ट आंसर लिया गया है व्यापम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 65 को ध्यान से पढ़िए। छात्र स्कूल अवस्था में व्यावसायिक लक्ष्य में अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन शिक्षक छात्र की योग्यता एवं क्षमता को ध्यान में रखकर एक निश्चित व्यावसायिक लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं, तो इससे छात्र की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए अनुकूल प्रभाव, ऑप्शन बी प्रतिकूल प्रभाव, ऑप्शन सी सकारात्मक प्रभाव या ऑप्शन डी नकारात्मक प्रभाव। तो प्रश्न क्रमांक 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए अनुकूल प्रभाव इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? छात्र स्कूल अवस्था में व्यावसायिक लक्ष्य से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन शिक्षक छात्र की योग्यता एवं क्षमता को ध्यान में रखकर एक निश्चित व्यावसायिक लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं, तो इससे छात्र की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो वो अनुकूल प्रभाव ना पड़ेगा जी, पॉजिटिव प्रभाव। मान के चलो कोई स्कूल में बच्चे लोग पढ़ रहे हैं और वो क्या है, भविष्य में वो क्या करेंगे इनसे अनभिज्ञ है, वो जानते नहीं हैं, लेकिन शिक्षक जो है वो उनकी योग्यता के अनुसार उनको बताता है कि बेटा तुम इसके लिए फिट हो, इस फील्ड में जा सकते हो, इसको पढ़ोगे तो जल्दी से अच्छे से जा सकते हो, इस फील्ड के लिए तुम उपयुक्त हो। तो इस प्रकार की जब शिक्षक ज्ञान देगा बच्चों को, तो वो क्या होगा, वो उपलब्धि कैसा होगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा बच्चों में, तो वो अनुकूल प्रभाव पड़ेगा ना जी, पॉजिटिविटी पड़ेगा ना कि हाँ मेरे को यहाँ जाना चाहिए बोल के उसको मोटिवेशन लगेगा, मिलेगा, तो इसीलिए अनुकूल प्रभाव इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 65 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों का ना प्रश्न क्रमांक 66 से लेकर के ना प्रश्न क्रमांक 80 तक की बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, वरना ना बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटे से भी अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें का जितना भी प्रश्न है सारे के सारे अधिकतर कूट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसीलिए आप लोगों का ना नेक्स्ट क्लास में मैं इसका नेक्स्ट जो प्रश्न है ना 15 प्रश्न बचा हुआ उसको नेक्स्ट में करा दूंगा आप लोगों का। ठीक है, और प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन है ना आप लोगों को अब कंटिन्यू ना आप लोगों को पर डे देखने को मिलेगा, ताकि आप लोगों का जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ना इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मिल जाएगा आप लोगों को, और चाहो ना तो इसका पूरा जो पीडीएफ है ना, मतलब 30 के 30 क्वेश्चन अभी डाल देता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में उसका ना आंसर आप लोगों को और भी अच्छे से बता दूंगा। और ये जो क्वेश्चन है ना वो सेट नंबर बी है रहने वाला था, तो इसीलिए ध्यान रखना है। और आप लोगों को बाकी सेट वगैरह मिला होगा ना, तो वो क्वेश्चन का नंबर अलग अलग हो गया होगा, ये ध्यान नहीं रखना है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन इसमें करेक्ट आया था। मैं खुद जा करके ना पिछले साल का जो एग्ज़ाम है वो दिया था, प्री डिलेट एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में 15 क्वेश्चन आप लोगों को और करा दूंगा इसमें।